है डाइहाइब्रिड प्रोसेस। सिंपल सा इसका कहना यह है कि एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो कैरेक्टर है, सीट का कलर ले रहा हूं मैं और ले रहा हूं सीट का शेप। ठीक है, सीट के कलर को मैं ले रहा हूं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सीट के शेप को ले रहा हूं कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब जब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, जब इसका गैमीट बनेगा तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है या स्मॉल आर भी आ सकता है। ठीक है, या स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल आर भी आ सकता है। तो यही क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप समझना। ठीक है, कौन सा लॉ यूनिवर्सल है और कौन सा लॉ नॉन यूनिवर्सल है। तो जो मेंडल का सेकंड लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो क्या है, यूनिवर्सल है, वो हमेशा लागू होगा। बाकी जो मेंडल का जो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, इसको मैं पहला लॉ चलो बोल देता हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये यूनिवर्सल नहीं है। क्यों यूनिवर्सल नहीं है? अभी ऐसे कंडीशंस हम देखेंगे या ऐसे कंडीशंस आएंगे जिसमें जो ये लॉ है गलत साबित हो जाता है। ठीक है, और जो गलत साबित हो गया वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता। मगर जब भी गैमीट बनेगा, ठीक है, जब भी गैमीट बनेगा तो क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा ही। ठीक है, जब भी गैमीट बनेगा तो क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा ही। तो उसी कारण जो मेंडल का लॉ है, ठीक है, मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वही क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से आता हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस में। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया होगा सबको, किसी को डाउट है? नहीं है। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके बारे में बता रहा है कि गैमीट फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के समय जो एलील जो पेयर में पाए जाते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बताता है कि दो कैरेक्टर है, ठीक है, दो कैरेक्टर के बीच में या दो जीन के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है या इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा। मगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से एक जीन का दूसरे जीन से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, मगर अभी जब हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि एक जीन का दूसरे जीन के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। मतलब एक जीन दूसरे जीन को इफेक्ट को क्या करेगा, पहुंचाएगा। एक जीन दूसरे जीन को इफेक्ट पहुंचाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेंडल्स के लॉ का एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेंडल्स का लॉ ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ सकता है कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा आ सकता है कि तुमको तीन ऑप्शन दे देगा और तीन में से बोलेगा कि ऑल ऑफ दिस सही है या कोई एक सिक्स सही है। ठीक है, कारण समझना है कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया। तो सबसे पहली बात, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेंडल ने और किसी प्लांट में एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करते आ रहे थे, मगर क्या था कि अच्छा मेंडल क्या थे, कोई साइंटिस्ट थे क्या? नहीं थे। मेंडल एक चर्च के क्या थे, पोप थे। ठीक है, पोप या जो फादर बोला जाता है। ठीक है, तो मेंडल क्या थे, एक चर्च के पोप थे। ठीक है, कारण देखना, सबसे पहले ये था कि जो पी प्लांट है वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। ठीक है, पी प्लांट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, पहला कारण। दूसरा कारण, इसका कल्टीवेशन इजी या इजीली किया जा सकता था, तो इजीली कल्टीवेशन किया जा सकता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसका लाइफ साइकिल था वो क्या था, शॉर्ट लाइफ साइकिल था। ठीक है, ठीक है, क्या था, पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल क्या था, शॉर्ट था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने किस प्लांट पे वर्क किया था। क्या है आंसर,
गार्डन पी, ठीक है। मेंडल ने किस प्लांट पे वर्क किया था? तो गार्डन पी, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन हो चुका है कि मेंडल ने किस प्लांट पे वर्क किया था, वो अब 10वीं का बच्चा भी बता देगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। बच्चे बच्चे को पता है कि मेंडल ने क्या किया था, ठीक है। सबको पता है कि मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया था, ठीक है। तो पेपर में इससे एक लेवल और ऊपर पूछेगा। अगर पेपर को अगर हार्ड बनाना है तो इससे एक लेवल और ऊपर पूछ सकता है। तो हम जब मेंडल के बारे में इतना जान रहे हैं कि मेंडल पैदा कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, मेंडल ने क्या काम किया, मेंडल की डेथ कब हुई, तो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर किसी को आंसर मालूम होगा तो बताना भी। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है कौन से प्लांट में फेल हुआ था, ठीक है। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है कौन से प्लांट में फेल हो गया था? हॉकवीड, ठीक है। तो प्लांट का नाम है हॉकवीड, लिख लो इसको, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी तक से ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा बना नहीं है, तो अगर उसको नए वैरायटी का क्वेश्चन चाहिए मेंडल से तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट में फेल हुए हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं कि पेपर जब बनाते रहते हैं ना तो एकदम जल्दबाजी होता है, तो मेंडल देखेंगे और सीधा ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन पी दिया होगा, ठीक है, और बच्चे उसी को टिक मार के आएंगे। और बाद में क्या पूछेगा पेपर में कि कौन से प्लांट में फेल हुआ है। अगर अगर पूछा जाएगा तो क्या आएगा? पी आएगा, ठीक है। मगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था हॉकवीड प्लांट पे। इतना समझ में आया? ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद समझना, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, तो उस समय जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसका फैलाव इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं आए थे, ठीक है। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो जो एक्सपेरिमेंट था इतने ज़्यादा चर्चा में नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि मेंडल ने शब्द दिया था फैक्टर, ठीक है। तो मेंडल ने एक शब्द दिया था फैक्टर जो लोगों के समझ के बाहर था। और मेंडल ने क्या किया था? बायोलॉजी है ना, बायो को मैथ्स के साथ जोड़ दिया था। अपन रेशियो पढ़ते हैं इसमें, बायो को मैथ्स के साथ जोड़ दिया था, तो लोगों को उस समय समझ में नहीं आता था। 1822 की बात है, तुमको तो अभी भी समझ नहीं आता, ठीक है। तो उस समय क्या समझ में आता, ठीक है। तो 1822 में लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये जो दो चीज़ें बायोलॉजी और मैथ्स, ठीक है, समझने की कोशिश करना कि उसको वो रेशियो में कैसे समझा सकते हैं करके। और उस समय जीन का आविष्कार ही नहीं हुआ था, उस समय ना तो जीन का आविष्कार हुआ था ना ही एलील का आविष्कार हुआ था। तो जब मेंडल ने जब अपना 7 साल जब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, मेंडल ने जब 7 साल एक्सपेरिमेंट किए तो उनको उतना ज़्यादा सफलता नहीं मिला था, ठीक है। मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उनको उतना ज़्यादा सफलता नहीं मिला था। तो मेंडल को सफलता कब मिला? जब मेंडल ख़त्म हो चुके थे, मतलब जब मेंडल इस दुनिया से जा चुके थे। तो मरने के बाद क्या मिला? उनको सफलता मिला। तो हर सफल व्यक्ति के पीछे किसका हाथ होता है? अरे बोलो, किसका हाथ होता है? महिला का, ठीक है। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसका हाथ होता है? महिला का, ठीक है। गलत। जो व्यक्ति सफल है उसके पीछे किसका हाथ है? महिला का, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेंडल के सफलता के पीछे, ठीक है, मेंडल के सफलता के पीछे कोई महिला का हाथ नहीं है। किसका हाथ है? पुरुष का हाथ है, ठीक है। मेंडल की सफलता के पीछे किसका हाथ है? पुरुष का हाथ है। और वो भी कोई एक पुरुष का हाथ नहीं है। मेंडल की सफलता के पीछे 3 पुरुषों का हाथ है, ठीक है। हाथ नहीं, दिमाग है, ठीक है। मेंडल की सफलता के पीछे किसका दिमाग है? 3 जो गलत पर्सन है उनका दिमाग है, ठीक है। तो
लगभग 1900 में, ठीक है समझना, 1900 में, अब देखते हैं 19, यही 3 पुरुष है ना, तो लगभग 1900 में 1900 के आसपास या 1900 में ही 3 पुरुष हुए, ठीक है, 1900 में 3 पुरुष हुए और ये पुरुष, ठीक है, मेंडल के लिए क्या थे, महापुरुष थे। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट हुए। पहले साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डी वरिस। पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था, ह्यूगो डी वरिस। कहीं और सुने ह्यूगो डी वरिस? कहाँ सुने हो? ह्यूगो डी वरिस, पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, ह्यूगो डी वरिस। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस। और तीसरे साइंटिस्ट का नाम है इयान वॉन शेरमार्क। तीसरे साइंटिस्ट का नाम है इयान वॉन शेरमार्क, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी वरिस, दूसरे का नाम है कार्ल कोरेंस और तीसरे का नाम है शेरमार्क, ठीक है। ह्यूगो डी वरिस कहां के थे, हॉलैंड के, ठीक है। ह्यूगो डी वरिस कहां के थे, हॉलैंड के। अच्छा, हॉलैंड को क्या बोला जाता है अभी, ठीक है। कार्ल कोरेंस कहां के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। कार्ल कोरेंस कहां के थे, जर्मनी के थे। फिर आता है इयान वॉन शेरमार्क। इयान वॉन शेरमार्क ये कहां के थे, ये थे मेंडल के गांव वाले, ठीक है, ऑस्ट्रिया के। तो ये मेंडल के गांव से ही थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको सिर्फ यही याद रखना है कि 1900 में, डेट कब था, 1900 के आसपास या 1900 में ये जो 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये जो क्या थे, 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी वरिस, ठीक है, कार्ल कोरेंस और इयान वॉन शेरमार्क। ये जो 3 साइंटिस्ट थे, क्या क्या नाम है 3 साइंटिस्ट का, पहला साइंटिस्ट है ह्यूगो डी वरिस, कार्ल कोरेंस और तीसरा है इयान वॉन शेरमार्क। तीनों साइंटिस्ट ने सेपरेट एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट ने सेपरेट एक्सपेरिमेंट करके जो मेंडल्स के जो लॉ थे, ठीक है, मेंडल्स के लॉ को क्या करे थे, प्रूव करे थे। तीनों साइंटिस्ट ने सेपरेट एक्सपेरिमेंट करके क्या करे थे, मेंडल्स के लॉ को प्रूव किए थे। तो मेंडल तो अपना जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही पहले कर चुके थे, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट बहुत ही पहले कर चुके थे, मगर उनको सफलता कब मिला, 1900 में, ठीक है। और 1900 में सफलता देने वाले कौन थे, 3 पुरुष थे। उन 3 पुरुषों का नाम क्या है, ह्यूगो डी वरिस, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क, ठीक है। तो पहले इसका साइंटिस्ट का नाम नोट कर लो। नेक्स्ट स्टार्ट करें। यहां तक हमारा खत्म होता है मेंडल्स का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और मेंडल से संबंधित, मेंडल्स के लॉ से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे, ठीक है, यहां पर क्या खत्म होता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में अपन देखे 3 लॉ देखे, ठीक है। 3 लॉ में से पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, समझ में आया। फिर हम रेशियो देखे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। और अभी और बहुत सारे क्रॉस आएंगे, ठीक है। हमने बेसिक देखा। तो ये जो एक हिस्सा जो होता है ना इंट्रो वाला, ये क्या हुआ, समाप्त। अब जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, अब देखो मैंने क्या बोला कि मेंडल का सिर्फ एक ही लॉ क्या था, यूनिवर्सल था। मेंडल का सिर्फ एक ही लॉ क्या है, यूनिवर्सल है। और वो लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। इसका मतलब जो बाकी जो मेंडल के जो 2 लॉ है उसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है। एक चीज समझना, मेंडल ने लॉ कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, 2 या 3, ठीक है। मगर उसके जब तुम एक्सेप्शंस पढ़ने जाओगे
ठीक है, तो बहुत सारे एक्सेप्शंस है, ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेंडल्स के लॉ के एक्सेप्शंस। सबसे पहला एक्सेप्शन है, ठीक है, हेडिंग डालो, सबसे पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहला एक्सेप्शन है, हेडिंग डाल लेना एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऑफ, देखो हम इसको एक्सेप्शंस में भी पढ़ सकते हैं या कई लोग इसको अलग से टॉपिक में पढ़ते हैं, मगर मैं क्या कर रहा हूं कि सारे टॉपिक को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब जेनेटिक्स खत्म हो तो तुमको सिर्फ एक ही टॉपिक दिखाई देगा, ठीक है। जब जेनेटिक्स जब तुम्हारा खत्म होगा तो तुमको सिर्फ एक ही टॉपिक दिखाई देगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सारे टॉपिक को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी में तुम्हारा जो लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, और जो भी तुम पढ़ते हो सब इसी में आ जाएगा। तो ये टॉपिक क्या होगा, लंबा चलेगा। तो इसमें जो जेनेटिक्स के जो जितने भी टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। पहला क्या बोल रहा है, इसको लिख लेना, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, ठीक है। पहला लॉ बोल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। पहला लॉ क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट मतलब क्या होता है, अधूरा। इनकम्प्लीट मतलब क्या होता है, अधूरा। तो मेंडल्स का जो पहला एक्सेप्शन है, या मेंडल्स के लॉ का जो पहला एक्सेप्शन है वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसा समझ सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, हम भी अधूरे तुम भी अधूरे, ठीक है, हम भी अधूरे और तुम भी अधूरे, और साथ मिल गए तो पूरे पूरे, साथ मिल गए तो तब भी अधूरे, ठीक है। यही क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। पहले भी अधूरे थे और साथ मिलने के बाद भी क्या है, अधूरे है, ठीक है। तो अपन लेके चलते हैं मेंडल्स के लॉ को, मेंडल्स के लॉ से इसको कंपेयर करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि F1 जो फिनोटाइप होगा, ठीक है, F1 फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव फिनोटाइप, ठीक है। जो F1 जो इंटरमीडिएट होगा या जो F1 प्रोजेनी होगा उसमें ना तो डोमिनेंट का करेक्टर आएगा, ना ही क्या आएगा, रिसेसिव का करेक्टर आएगा, ठीक है। ना ही पूरा डोमिनेंट का करेक्टर आएगा और ना ही पूरा रिसेसिव का करेक्टर आएगा, दोनों का मिला जुला करेक्टर आएगा, ठीक है, समझ में आया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब पूरा डोमिनेंस शो नहीं होगा, समझ में आया। इसको क्या बोला जा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखना, डिस्कवर कौन किया इसको, कार्ल कोरेंस। कौन है कार्ल कोरेंस, अभी पढ़े थे। मतलब जो व्यक्ति ने मेंडल को सफलता दिया, ठीक है, अब वही देखो पीठ में छुरा घूमने का काम कर रहा है, ठीक है। अरे वही तो एक्सेप्शन बता रहे हैं मेंडल्स के लॉ का, वही तो बता रहे हैं ना मेंडल्स के लॉ का एक्सेप्शन। तो ये कार्ल कोरेंस कौन था, वही तो था, दूसरा वाला, जर्मनी वाला, ठीक है। तो इसको देने वाले कौन थे, कार्ल कोरेंस, ठीक है। इसको देने वाले कौन है, कार्ल कोरेंस, ठीक है। अब इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। इसका जो एग्जांपल है प्लांट है मिराबलिस जलापा, ठीक है। तो कभी भी अगर साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम लिखा जा रहा है तो नीचे ऐसे अंडरलाइन किया जाता है, यहाँ पे नहीं हुआ है, या तो इसको इटैलिक में टाइप करना था, ठीक है, या तो ये इटैलिक में होता या तो उसको अंडरलाइन कर दो। इसका एग्जांपल होता है मिराबलिस जलापा और एक होता है स्नैपड्रैगन, ठीक है, जिसको अपन डॉग फ्लावर बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल याद रखना, मिराबलिस जलापा और स्नैपड्रैगन, ठीक है। क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कैसे होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो अपन लेते हैं फ्लावर का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फ्लावर का ही एग्जांपल लेते हैं। दो फ्लावर है, एक ले रहा हूं कैपिटल आर
और एक क्रॉस करा रहा हूं इसको स्मॉल आर के साथ, ठीक है। मेंडल्स के लॉ में भी अपन क्या करते थे, ऐसे क्रॉस कराते थे। कैपिटल आर है वो शो कर रहा है रेड प्लांट को, ठीक है। स्मॉल आर क्या है, शो कर रहा है व्हाइट प्लांट को। यही होता था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अपन ऐसा ही तो करते थे, ठीक है। कैपिटल आर क्रॉस करा रही है स्मॉल आर। कैपिटल आर का गैमिट बनेगा कैपिटल आर, होमोजाइगस कंडीशन में है ना। स्मॉल आर का गैमिट बनेगा स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर का गैमिट बनेगा कैपिटल आर। स्मॉल आर और स्मॉल आर का गैमिट बनेगा स्मॉल आर। जब दोनों के बीच में क्रॉस होगा, और क्या बनेगा, जब F1 हाइब्रिड आएगा या F1 प्रोजेनी आएगा, तो F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। मेंडल के लॉ के हिसाब से, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके हिसाब से जो कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता, और स्मॉल आर वाला कैरेक्टर क्या होता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मगर क्योंकि ये मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है, इसमें क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। तो ना तो यहाँ पर रेड फ्लावर बनेगा, ना ही यहाँ पर व्हाइट फ्लावर बनेगा, यहाँ पर बनेगा पिंक फ्लावर, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, पिंक फ्लावर बनेगा। अब क्या करते हैं, इसमें अपन कराते हैं सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग कराते हैं, मेंडल में भी कराते थे सेल्फिंग कराने के बाद अपन कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका गैमिट बनाते हैं, इसका अपन गैमिट देखते हैं, कैपिटल आर बनेगा या बनेगा स्मॉल आर, दो गैमिट बनेगा। यहां पर भी बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो गैमिट बन रहे हैं। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक होगा स्मॉल आर, ठीक है। ये जो होगा रेड कलर का फ्लावर होगा, ये जो होगा पिंक कलर का फ्लावर होगा, और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का फ्लावर, ठीक है। अब अपन देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो होगा, जीनोटिपिक रेशियो होगा 1, ये 2 है, और ये क्या है, 1 है, 1:2:1। अपन देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो इसका होगा, रेड फ्लावर कितने हैं, 1 है। पिंक फ्लावर कितने हैं, 2 है। व्हाइट फ्लावर कितने हैं, 1 है। मगर ये अगर मेंडल का क्रॉस होता, या अगर ये मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता, तो हमारा रेशियो क्या आता, 3:1, क्योंकि ये मेंडल के जो रेशियो है, ठीक है, मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसी कारण ये क्या कहला रहा है, एक्सेप्शन कहला रहा है, और इसी एक्सेप्शन को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो पेपर में एक तरीके का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनकम्प्लीट, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। अब अच्छा ये बताओ, यहां पर तुमको क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि जो जीनोटिपिक रेशियो है और फिनोटिपिक रेशियो है क्या है, इक्वल है, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक
रेशियो, नोट कर सकते हो आप। ठीक है, तो पेपर में ये क्रॉस तो नहीं पूछेगा, मगर रेशियो जरूर पूछेगा पेपर में, और या तो तुमको एग्जाम्पल पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, पेपर में स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है। ठीक है, व्हेन अ वाइट कलर या व्हेन अ होमोजाइगस वाइट कलर फ्लावर इज क्रॉस विथ होमोजाइगस रेड कलर फ्लावर, ठीक है, देन द F1 प्रोजेनी ऑब्टेन्ड इज ऑल वाइट कलर फ्लावर, ऑल पिंक कलर फ्लावर, ऑल रेड कलर फ्लावर, या डी आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं। तुमको ये नहीं बताएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तुमको ये नहीं बताएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मगर एग्जाम्पल याद रखना, ये जो फ्लावर का जो कलर होता है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, और यही आएगा अगर एग्जाम्पल आएगा तो वो क्या है, फ्लावर का कलर। ठीक है, फ्लावर का कलर एक याद रखना रेड है और एक है वाइट है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट आते हैं, वो क्या था, पहला एक्सेप्शन था। अब दूसरा एक्सेप्शन आएगा कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, हम भी अधूरे तुम भी अधूरे और साथ मिले तो फिर भी अधूरे। अब आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होगा, हम भी ढेर होशियार तुम भी ढेर होशियार। ठीक है, हम भी ढेर होशियार तुम भी ढेर होशियार, और साथ मिले तो फिर भी ढेर होशियार। ठीक है, मतलब अकेले रहेंगे फिर भी होशियारी दिखाएंगे, और साथ आएंगे तब भी दोनों बराबर अपना होशियारी दिखाएंगे। वो क्या है, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। समझ में आया? क्या बोलता है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, या कोडोमिनेंस क्या बोलता है, जो F1 हाइब्रिड होगा, इन F1 हाइब्रिड, ठीक है, या F1 जो प्रोजेनी होगा, बोथ द एलिल्स, ठीक है, दो एलिल्स होते हैं, दोनों एलिल्स अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। दोनों एलिल्स क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, बोथ द एलिल्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ बोथ द एलिल। दोनों का इफेक्ट क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, दोनों अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। मगर लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था, दोनों का इफेक्ट क्या हो जा रहा था, मिक्स हो जा रहा था। ठीक है, कभी लाल कलर और व्हाइट कलर को मिलाओगे तो पिंक कलर बनता है, तो क्या हो रहा था, दोनों का इफेक्ट क्या हो जा रहा था, मिक्स हो जा रहा था। मगर कोडोमिनेंस में दोनों अपना कैरेक्टर दिखाएंगे। ठीक है, कोडोमिनेंस में दोनों अपना क्या करेंगे, कैरेक्टर दिखाएंगे, मतलब दोनों का जो कलर जो दोनों का जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, ठीक है, इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, दो एग्जांपल होता है, पहला एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप। अब ध्यान देना, ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल दिया है AB ब्लड ग्रुप, दूसरा दिया है कोट कलर इन कैटल्स, दूसरा एग्जाम्पल है कोट कलर इन कैटल्स। अब समझना इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें बारीकी क्या है। पेपर में तुम्हारा आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, विच वन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, तो हम अभी क्या, जैसे कि मैं बता रहा हूं ना AB ब्लड ग्रुप, तो बच्चे पता है क्या करके जाएंगे, बच्चे सिर्फ याद करके जाएंगे ब्लड ग्रुप करके, कि ब्लड ग्रुप क्या है, एग्जाम्पल है किसका, कोडोमिनेंस का।
बच्चे क्या याद करके जाएंगे, सिर्फ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल ही याद करके जाएंगे। सिर्फ ब्लड ग्रुप क्या है, एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। मगर पेपर में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, और ऑप्शन में दे देगा ABO ब्लड ग्रुप, दूसरा दे देगा AB ब्लड ग्रुप, तीसरा दे देगा AO ब्लड ग्रुप, और फिर दे देगा BO ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो फिर बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मार दूं। तो वहां पर अगर AB लिखा है तो ऑप्शन का आंसर क्या जाएगा, AB ही जाएगा। अभी मैं तुमको बताऊंगा कि AB ही क्यों जा रहा है। ठीक है, अभी मैं तुमको बताऊंगा कि AB ही क्यों जा रहा है। अब समझना, ये क्या है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में दोनों अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे सेपरेटली, या दोनों अपना क्या दिखाएंगे, दोनों अपना होशियारी दिखाएंगे। तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो ये AB ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये समझ में आया। अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि मल्टीपल एलेलिज्म का, मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, तो क्या आएगा, ABO ब्लड ग्रुप। तो जो ABO ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलेलिज्म का। अभी इसको समझ लो, सिर्फ बाद में समझाया जाएगा कि मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है, क्योंकि ये साथ में आ रहा है और इसमें कंफ्यूजन होता है, उसी कारण मैं तुमको भी एक साथ बता रहा हूं। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलेलिज्म का। समझ में आया। अगर सिर्फ मैं ओनली AB ब्लड ग्रुप बोल रहा हूं तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कोडोमिनेंस का। और अगर मैं AO या BO ब्लड ग्रुप बोल रहा हूं तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ डोमिनेंस का। ठीक है, इसमें कौन सा वाला लॉ काम करेगा, डोमिनेंस का लॉ काम करेगा। मतलब जो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, एक डोमिनेंट होगा, एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। समझ में आया। तो देखो, ब्लड ग्रुप से 3 लॉ को समझाया जा सकता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाया जा सकता है, कोडोमिनेंस को समझाया जा सकता है, और मल्टीपल एलील को भी समझाया जा सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल बनाकर। चलो ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप को डिनोट करने वाले जीन को, ठीक है, AB ब्लड ग्रुप को डिनोट करने वाले जीन को तुम चाहो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। कई लोगों के लिखने का तरीका होता है, ऐसा होता है, कई लोगों का होता है IA भी लिखते हैं ऐसा करके। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो एलील को शो करने के लिए। मैं अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है, तो उसके पास क्या होगा, कैपिटल A होगा। ठीक है, कैपिटल A और O भी हो सकता है, क्योंकि हम एग्जाम्पल में सिर्फ अभी क्या ले रहे हैं, AB ब्लड ग्रुप ले रहे हैं। तो ये क्या है, होमोजाइगस पेरेंट है। एक पेरेंट क्या है, कैपिटल A। इसको हम क्रॉस कराएंगे, होमोजाइगस पेरेंट कैपिटल B। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा। और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B ब्लड ग्रुप होगा। इसका जो गैमीट बनेगा उसमें क्या जाएगा, A जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही गैमीट बनेगा ना इसका, कैपिटल A। इसका गैमीट बनेगा कैपिटल B। ये समझ में आया। इसका बनेगा कैपिटल A और इसका क्या बनेगा, कैपिटल B। अब अगर इन दोनों के बीच में मैं क्रॉस कराता हूं तो क्या बनेगा, AB। ठीक है, ये जो AB बन रहा है, ये जो AB बन रहा है, ये कौन से ब्लड ग्रुप को डिनोट करेगा, तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा AB ब्लड ग्रुप। मतलब इसमें दोनों का करैक्टर होगा, या दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। A भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, A ब्लड ग्रुप भी, और B वाला भी अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी कारण इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस।
ठीक है, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। फिर से सेल्फिंग करके देखते हैं, ए बी को सेल्फिंग कराते हैं अपन। यहाँ पर जो गैमीट बनेगा ए बनेगा, बी बनेगा, और यहाँ पर जो गैमीट बनेगा ए और बी। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये हो जाएगा बी और बी। ठीक है, तो इसमें भी जो रेशियो था, मेंडल का रेशियो क्या बोलता है कि जो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। मेंडल का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। मगर देखो फिर से कोडोमिनेंस वाले कंडीशन में जो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो गया फिनोटिपिक रेशियो, ये ए ब्लड ग्रुप, ये ए बी ब्लड ग्रुप, और ये क्या है बी ब्लड ग्रुप। इसमें फिनोटिपिक रेशियो फिर से क्या हो जाएगा, 1:2:1, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो बदल गया। क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो बदल गया तो ये क्या हो गया, मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या पढ़े, एक तो पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा पढ़े कोडोमिनेंस। ठीक है, इसको नोट कर लो, जो जो लगता है तुमको नोट करने का। देखो इसका एक एग्जाम्पल और है कोड कलर इन कैटल्स, समझना। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और दिया है कोड कलर इन कैटल्स। देखो कुछ जो जानवर होते हैं, कैटल्स होते हैं, वो होते हैं रेड कलर के। अगर रेड कलर के जानवर के साथ, ठीक है, अगर रेड कलर के जानवर के साथ अगर ब्लैक कलर के जानवर को अगर क्रॉस कराया जाए, ठीक है, अगर रेड कलर के जानवर के साथ ब्लैक कलर के जानवर को अगर क्रॉस कराया जाए तो इन दोनों के मिक्सअप कलर नहीं आएगा। मतलब रेड और ब्लैक मिलके क्या बनाएंगे, मैरून कलर। हल्का सा समझते हो ना क्या होता है मैरून कलर। ठीक है, तो अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो दोनों मिलकर क्या बनाते, मैरून कलर बनाते। ठीक है, मगर क्या होता है ऐसे कंडीशन में, जानवर में ब्लैक कलर रहेगा और साथ में तुमको रेड कलर के स्पॉट्स भी दिखाई में देंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि रेड कलर भी अपने आप को दिखा रहा है और साथ में ब्लैक कलर भी अपने आप को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि जर्सी गाय होता है ना, वैसा टाइप का। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल लिया हूं, यहाँ पर रेड कलर नहीं होता, वैसे वो व्हाइट कलर होता है। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक होता है जानवर में। कभी रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखे हो, नहीं होता। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक का होता है। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है ओवर डोमिनेंस। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है ओवर डोमिनेंस। पहला क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर था कोडोमिनेंस। पहले में अधूरे अधूरे थे, दूसरे में क्या थे, कुछ ज्यादा ही ढेर होशियार थे। तीसरा होता है ओवर डोमिनेंस। ठीक है, तो देखना कुछ लड़के होते हैं क्लास में, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जब ऐसे बैठे रहेंगे ना तो कुछ नहीं बोलेंगे, और जैसे ही साथ में कोई लड़कियां आ गई तो उनके फ्लर्टिंग करने का लेवल देखना। ठीक है, क्या होगा, फ्लर्टिंग करने का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। इसी को क्या बोला जाता है, ओवर डोमिनेंस। मतलब जब अकेले रहेंगे या जब अपने बिरादरी के लोग के साथ रहेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगा, और जैसे दूसरे बिरादरी के लोग मिल गए, ठीक है, वैसे ही उनका क्या हो जाएगा, मुंह जो होगा आवाज खुल जाएगा। उसी को बोला जाता है ओवर डोमिनेंस। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, ओवर डोमिनेंस। तो मतलब जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, मान के चलो उदाहरण के लिए ले रहा हूं, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, मतलब ये हो गया होमोजाइगस कंडीशन। और यहां पर जब क्रॉस होगा तब क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है,
यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब ये जो अपना प्रभाव है, डोमिनेंस अपना प्रभाव दिखाता है, डोमिनेंस ही क्या होता है, अपना प्रभाव दिखाता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंस ही अपना क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपने आप को। हेटेरोजाइगस, मेंडल्स के लॉ के हिसाब से हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मगर कितना एक्सप्रेस करेगा, जितना वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा था मेंडल्स के लॉ के हिसाब से, जितना वो होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, उतना ही वो कौन से कंडीशन में करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में करेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, मेंडल्स के लॉ के हिसाब से। या मेंडल्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं दोनों कंडीशन में, मगर एक ही इंटेंसिटी के साथ। मगर ओवर डोमिनेंस में क्या होता है, जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये अपने आप को ज़्यादा इंटेंसिटी से क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। मतलब इसको एक्सप्रेस करने की इंटेंसिटी, ठीक है, एक्सप्रेस करने की इंटेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी कारण देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ करेक्टर इज ग्रेटर इन हेटेरोजाइगस देन इन द कंसर्न होमोजाइगस। ठीक है, जो करेक्टर की इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, करेक्टर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो करेक्टर है, करेक्टर की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी मतलब ये मान के चलो मात्रा, या उसको एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी, वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ओवर डोमिनेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो पेपर में तुमको डोमिनेंस भी पूछ सकता है, रिसेसिव भी पूछ सकता है, और ओवर डोमिनेंस क्या होता है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो साथ ही साथ नोट भी करते जाना ना, साथ ही साथ इसको नोट भी करते जाओ, जितना लिखा है उसको नोट करते जाओ। ये समझ में आया? तो पहला अपन क्या पढ़े थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर पढ़े कोडोमिनेंस, और तीसरा पढ़े अपन ओवर डोमिनेंस। ठीक है, अभी तक से हम 3 एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं। पहला था कोडोमिनेंस, पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर था कोडोमिनेंस, तीसरा आता है ओवर डोमिनेंस। ये जो तीनों जो अपन एक्सेप्शन पढ़े हैं, ये जो हम तीनों एक्सेप्शन पढ़े हैं, तुमको देख के ही समझ में आ रहा था कि ये किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही एक्सेप्शन है। क्योंकि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल रहा था, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको बता रहा था, या लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमको बता रहा था या बोल रहा था, ठीक है, ये उसी लॉ को क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। ठीक है, उसी लॉ को क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। 3 लॉ हो गए। अब आते हैं चौथा। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को बोलेगा। ठीक है, अगला आता है प्लियोट्रॉपी। ठीक है, अगला आता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी मतलब क्या होता है? ठीक है, अगला आता है प्लियोट्रॉपी। तो देखना, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में एक शब्द बोला जाता है मटमठा। सुने हो शब्द? मटमठा बोलते हैं लड़कों को, और लड़की को मटमठीन, यही बोलते हैं ना। क्या होता है इसका मतलब, मटमठा या मटमठीन? क्या होता है? अरे ये जेनेटिक्स ऑफ ब्रीडिंग नहीं है, छत्तीसगढ़ी है ये। क्या होता है? हाँ, अपने आप को क्या करते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। जहां पर काम नहीं भी होगा वहां पर भी क्या होंगे, सामने आएंगे। तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है, यही चीज होता है। ठीक है, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, यही चीज होता है। मतलब एक ही जीन है प्लियोट्रॉपी। ठीक है, ठीक तो है, ठीक है। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी भी क्या होता है, यही चीज होता है। मतलब एक ही जीन जो होगा, एक ही जीन होगा, वो क्या होगा, ज्यादा मटमटाएगा। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल में क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को शो करता है,
नॉर्मल में क्या होता है, एक जीन एक ही करेक्टर को शो करता है, मगर प्लियोट्रॉपिज्म कंडीशन में या प्लियोट्रॉपी कंडीशन में एक ही जीन एक से ज्यादा करेक्टर को क्या करेगा, गवर्न करेगा या कंट्रोल करेगा, या एक से ज्यादा कंट्रोल को क्या करे, एक से ज्यादा करेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या एक्सप्रेस करेगा। व्हेन अ जीन गवर्न मोर देन वन करेक्टर, मतलब कई लोग क्या होते हैं, हफ्सी टाइप के, ठीक है, कई लोग क्या होते हैं, हफ्सी टाइप के। तो अगर उनके पास अगर खाने का होता है ना, जैसे कि शादी में जाते हैं, कई लोग क्या होते हैं, हफ्सी टाइप के, शादी में जाते हैं तो प्लेट लेते हैं, ठीक है, तो जैसे लाइन लगती है ना खाना के लिए, तो उनके दिमाग में ये नहीं चलता है कि मैं कितना खा पाऊंगा। उसका उद्देश्य क्या रहता है कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, पूड़ी भी ले लूं, ठीक है, छोले सब्जी भी ले लूं, बगल में पनीर रखा है तो उसको भी लेना है, ठीक है, फिर लगता है अरे बगल में ये भी सब्जी रखा है तो इसको भी ले लूं, ठीक है, ये भी ले लूं, फिर खाते रहेंगे, खाना खाएंगे, मगर बगल में उसके दिमाग में ये भी ध्यान चलते रहते हैं कि वहां पर गुपचुप का ठेला लगा हुआ है करके, तो उसके लिए भी जगह बचाना है, ठीक है, उसके लिए भी क्या करना है, जगह बचाना है। फिर गुपचुप खाते रहेंगे, तो गुपचुप खाते रहेंगे ना, तो बगल में देखेंगे गुपचुप के बगल में आइसक्रीम वाला भी लगा हुआ है, तो उसको भी खाना है करके, ठीक है। तो ये प्लियोट्रॉपी वैसा ही टाइप का है, ठीक है। तो कई लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा, ये तो मैं ही हूं करके, ठीक है, समझ में आया प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया मतलब क्या होता है, जो अपन सिकलिंग बोलते हैं कॉमन भाषा में, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो जीन होता है, ठीक है, इसका क्रॉस देखने की जरूरत नहीं है। सिकल सेल एनीमिया में होता है, क्या होता है, जो जीन होता है वो आरबीसी के, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वो कौन से आकार का हो जाता है, सिकल आकार का। सिकल मतलब क्या होता है, हसिया, ठीक है, मेरा हसिया में धार नहीं है, ठीक है वहां पर। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, वो क्या हो जाता है, हसिये के आकार का बन जाता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है वो क्या कंट्रोल करता है, एक तो रेड ब्लड सेल का शेप को भी कंट्रोल करेगा, साथ ही में उसके फंक्शन को भी कंट्रोल में करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, सिकल सेल एनीमिया। प्लियोट्रॉपी समझ में आ गया होगा, खुद को याद कर लेना, ठीक है। तो बेटा कभी भी शादी में जाओ तो खाओ उतना ही कि तुम्हारा पेट खराब ना हो। हमको इकोनॉमिक्स भी लगाना है, ठीक है, हमको इकोनॉमिक्स भी लगाना है। तुम 101 रुपये का गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, 101 रुपये का गिफ्ट दिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर तो मैं तो देता ही नहीं हूं करके, ठीक है, 101 रुपये का गिफ्ट दिए, चलो ठीक है, खाना खा लिए वहां पर 301 रुपये का, ठीक है, अगले दिन 501 रुपया डॉक्टर को दे रहे हो, तो बेटा ये इकोनॉमिक्स नहीं होता, ठीक है, ये बेवकूफ़ी होता है। तो 101 रुपये का अगर गिफ्ट दे रहे तो 101 रुपये का ही खा के आना है, ठीक है, नहीं ऐसे में भगवान माफ नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है मल्टीपल एलिज्म, ठीक है, अगला आता है मल्टीपल एलिज्म। चलो मल्टीपल एलिज्म को समझते हैं एक एग्जांपल से, अच्छे वाले, सबको समझ में आएगा। मल्टीपल एलिज्म, देखो एलील जो होते हैं वो हमेशा किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, हम लोग पढ़े थे, और हमेशा दो ही एलील होते हैं। मेंडल के हिसाब से दो ही प्रकार के एलील होंगे, एक होगा डोमिनेंट एलील और एक होगा रिसेसिव एलील होगा।
एक होगा डोमिनेंट एलील और एक होगा रिसेसिव एलील। और ये एलील किस में होंगे? पेयर में पाए जाएंगे। मतलब एलील का सिर्फ दो ही प्रकार हो सकता है, या तो डोमिनेंट होगा या तो क्या होगा? रिसेसिव होगा। ये समझ में आ गया? तो बेटा देखो क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, किसी एक का कॉल आया, 1 घंटे तक बात करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे को कॉल लगाएंगे, फिर तीसरे को कॉल लगाएंगे। तो ये कौन सा वाला कंडीशन है? मल्टीपल वाला कंडीशन है, ठीक है। अगर कोई दो व्यक्ति है, ये इसको कॉल लगा रहा है और ये इसको कॉल लगा रही है, तो ये क्या है? पेयर में है ना, सिर्फ दो ही है, ठीक है। मतलब एक ही जीन के, एक जीन है उसके दो ही फॉर्म होते हैं। अभी तक से अपन पढ़े थे, अपने को दो ही फॉर्म समझ में आ रहा था, एक है डोमिनेंट और एक क्या है? रिसेसिव। एक है डोमिनेंट और एक क्या है? रिसेसिव। इसी फॉर्म को क्या बोला जा रहा है? एलील बोला जा रहा है। इसी फॉर्म को क्या बोला जा रहा है? एलील बोला जा रहा है, ठीक है। मगर अगर एक ही जीन के, ठीक है, या एक ही कैरेक्टर को, या एक ही जीन के या एक ही कैरेक्टर के दो से ज्यादा अगर एलील हो, ठीक है, दो से ज्यादा क्या हो? एलील हो, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? मल्टीपल एलिलिज्म बोला जाएगा। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन। जब कभी किसी जीन का दो से ज्यादा एलील पाया जाएगा, ठीक है, जब किसी जीन का दो से ज्यादा एलील पाया जाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल होता है इसका एबीओ ब्लड ग्रुप। कैसे एग्जाम्पल होगा? ये क्या है? ए है, ए वाला क्या है? एक एलील है। बी वाला क्या है? एक एलील है। और ओ वाला क्या है? एक अपना एक एलील है, ठीक है। यहां पर मैं सिर्फ तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं ब्लड ग्रुप का, मगर मैं ये मान के चल रहा हूं तुमको बेसिक नॉलेज है ब्लड ग्रुप का कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है करके। तो वो चीज को मैं नहीं बता रहा हूं, अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा कोई है जिसको नहीं मालूम है कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है? सबको मालूम होगा ना, इतना लेवल तो सबका रहता है। ये जब टॉपिक आएगा तो उसको भी बता दूंगा मैं। तो अभी अपने को यह समझना है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मगर वो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप 3 एलील के द्वारा गवर्न होता है, ठीक है। एक ए ब्लड ग्रुप होगा, एक होगा बी होगा, एक होगा ए बी होगा और एक होगा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। मतलब एक्सप्रेशन कितना है? 4 एक्सप्रेशन है। इस 4 एक्सप्रेशन को कितने जीन गवर्न कर रहे हैं? 3 जीन नहीं, 3 एलील गवर्न कर रहे हैं। तो 2 से ज्यादा एलील हो गए, तो इसी कारण इसको क्या बोला जा रहा है? मल्टीपल एलिलिज्म बोला जा रहा है, ठीक है। इसी कारण इसको क्या बोला जा रहा है? मल्टीपल एलिलिज्म बोला जा रहा है। तो पहला एग्जांपल क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप। और दूसरा एग्जांपल है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मगर एक थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। खुद के फ्लावर का या खुद के प्लांट के का पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। स्टिग्मा का या फीमेल फ्लावर का या फीमेल ऑर्गेन का खुद के प्लांट के पोलन ग्रेन को फर्टिलाइज नहीं करना। तुम ऐसे समझ सकते हो कि अपने क्लास के बॉयज को भाव नहीं देना, ठीक है। यही क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? अपने कॉलेज या अपने क्लास के बॉयज को भाव नहीं देना, मगर कोई दूसरे कॉलेज का या दूसरे क्लास के बॉयज है तो उसको प्रॉपर तरीके से भाव देना। यही क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है, ठीक है। तो बेटा जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मनोरंजन के लिए है, मगर साथ में तुमको याद भी करना है उस एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल देने का मतलब सिर्फ यही है कि तुमको वो चीज़ अच्छे से समझ आए और याद हो जाए, ठीक है। तो लड़कों के साथ भी वैसे ही होता है। अपने क्लास की लड़कियां ना अच्छी नहीं लगती,
अपने सीनियर बैच की लड़कियां अच्छी लगती है या तो अपने जूनियर बैच की। तो जब आपस में बात करते हैं ना तो क्या बोलते हैं, साले हमारा ही किस्मत खराब है या हमारा ही बैच खराब है करके, ऐसा लगता है ना। देखो यस भी बोल रहे हैं, ऐसा लगता होगा, ठीक है, हमको भी लगता था, ठीक है। तो ये क्या होता है, मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। मल्टीपल एलेलिज्म में क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील ऑफ अ जीन, मतलब कोई कैरेक्टर है उसके 2 से ज्यादा क्या होंगे, एलील होंगे। कोई कैरेक्टर है उसके क्या होंगे, 2 से ज्यादा एलील होंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, मल्टीपल एलेलिज्म बोला जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट साथ में लिखते भी जाना ना। अगला जो टॉपिक है वो है जीन एक्शन। अगला जो टॉपिक है वो है जीन एक्शन। चलो ये जीन एक्शन थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है। आज में कंप्लीट करते, मतलब आज में यहीं तक खत्म करते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ के आना, जो बताया उसको समझना, ठीक है। और ऑनलाइन में ऑफलाइन में अभी तक जो रजिस्टर नहीं करे हैं, जल्द से जल्द